हेलो, नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग सेल साइकिल के बारे में बात करेंगे। और सेल साइकिल में भी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो जिस समय सेल विभाजित हो रहा है तो उसे फेज कहते हैं, और जिस समय विभाजित नहीं हो रहा है तो उस पूरे स्टेज को इंटरफेज कहते हैं। तो ये विभाजित होना और नहीं विभाजित होना, इन दोनों को मिलाकर के जो पूरा चक्र है उसे सेल साइकिल कहते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये बीच का स्टेज है, देखिए 16 घंटे यदि मैं बांट लें पूरे चक्र को, तो उसमें डिवीजन वाला चक्र लगभग 1 घंटे का है, और बाकी जो 3 स्टेजेस हैं जिसे इंटरफेज कहते हैं, तो ये इंटरफेज करीब 15 घंटे का हुआ। इसमें भी कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा स्टेज ज़्यादा समय का होता है। तो इस इंटरफेज में 3 स्टेजेस होते हैं। एक तो G1, ये लगभग 5 घंटे का, एक S जो कि लगभग 7 घंटे का होता है, और फिर G2 ये लगभग 3 घंटे का होता है। इस G1 और G2 फेज में तो RNA और प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और S फेज में DNA का सिंथेसिस होता है। एक और बात है कि कभी कभी कोशिकाओं को 2 स्टेजेस में बांटा जाता है। कुछ ऐसी कोशिकाएं जिनमें अभी विभाजित होने की क्षमता है, और कुछ ऐसी जिनमें विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो गई है। तो कभी कभी जो है विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है और वो विभाजन कुछ समय के लिए अरेस्टेड हो जाता है। इस स्टेज के लिए एक नया शब्द इस्तेमाल किया जाता है, G0 फेज। एक और बात कि इन कोशिका विभाजन के विभिन्न स्टेप्स को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि जब वैज्ञानिक गण कैंसर कोशिकाओं के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें ये पता चला कि ये जो कोशिका विभाजन और DNA सिंथेसिस को स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने वाले स्टेजेस हैं, ये नॉर्मल से अलग गड़बड़ कर लेने लगते हैं, असामान्य हो जाते हैं, जिससे कि कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन होने लगता है। तो इसलिए इनकी भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब S फेज में DNA का सिंथेसिस होता है। एक DNA से 2 DNA बन जाता है, और इस एक DNA से 2 DNA बनने में ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि दोनों धागे एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, और प्रत्येक धागा एक सांचे की तरह से काम करता है, जिसमें उसके बगल में फिर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स ला करके जोड़ दिए जाते हैं। इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक जो धागा है उसके बगल में जो जोड़ना है वो तो लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन जो एक दूसरा धागा है उसके बगल में जो न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना है वो पीसेस में होता है, जिसे एक जापानी वैज्ञानिक ओकासाकी ने डिस्कवर किया था, और उसके नाम पे इसे ओकासाकी या ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। तो ये जो इंटरफेज की अवस्था है, इसमें कुछ समय पहले तक इसे रेस्टिंग स्टेज भी कहते थे। ये समझा जाता था कि शायद ये उस समय कोशिकाएं रेस्ट करती हैं, लेकिन नहीं, आप अभी देख रहे हैं कि इसमें रेस्ट नहीं करती हैं, लगातार डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता रहता है। G का मतलब होता है ग्रोथ। तो G1 और G2 फेज में RNA और प्रोटीन का निर्माण होता है। S फेज में DNA का निर्माण होता है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है, कुछ बातें तो अभी जैसे DNA का हेलिक्स आप का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे, उससे लिंक करेंगे तब समझ में आएगी कि इसमें DNA का जो प्रत्येक हेलिक्स है वो शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स के अल्टरनेटली जुड़े रहने से बनता है। तो इसमें जैसे एक ये शुगर मॉलिक्यूल है, 5 कार्बन शुगर, तो इस 5 कार्बन शुगर में आप देखें 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो इस 5 कार्बन में तीसरे वाले कार्बन से भी इसका OH एक फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ जाता है, और ये 5वें नंबर वाला कार्बन भी एक फॉस्फेट से जुड़ जाता है। तो इसमें DNA के दोनों हेलिक्स में ये 3' एंड और 5' एंड समझना बहुत जरूरी है।
जैसे एक हेलिक्स है तो इसका 3' एंड ये है और 5' एंड ये है। दूसरा हेलिक्स जो है इसका ये 5' एंड है और ये 3' एंड है। इसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। इस लीडिंग स्ट्रैंड के बगल में अब एक और बात है कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो एक किनारे से नहीं न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ सकता है। तो इसके लिए हमेशा क्या होता है कि एक किनारे की तरफ एक प्राइमर जोड़ा जाता है, डीएनए प्राइमर या आरएनए प्राइमर, जिसमें दोनों हेलिक्स के टुकड़े होते हैं और फिर उसमें वो डीएनए पॉलीमरेज जोड़ता चला जाता है। तो हर बार डीएनए सिंथेसिस के समय एक प्राइमर जोड़ा जाएगा और फिर उसके बगल में न्यूक्लियोटाइड्स ला करके धागे जोड़े जाएंगे। अब देखिए ये वाला तो इस लगातार इधर से खुला तो इधर बनता चला जाएगा, लेकिन अब इधर वाले में क्या होगा, थोड़ा सा हिस्सा खुला तो इसमें फिर प्राइमर जोड़ा गया और इसमें 3 एंड में होना है तो इसलिए थोड़ा सा हिस्सा एक बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर थोड़ा सा हिस्सा और खुला तो इसमें क्या हुआ, एक फिर प्राइमर जोड़ा गया और फिर इसके बगल में ये न्यूक्लियोटाइड्स जोड़े गए। इस तरीके से कई पीसेज में यहाँ जोड़ा जाता है जिसे ओकासाकी या ओकाजाकी फ्रैगमेंट कहते हैं। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, आइए अब आपको बताते हैं। और पिछले कुछ सालों में डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में कुछ और नई जानकारियाँ मिली। जैसे डीएनए के जो ये दोनों हेलिक्स हैं, ये इसमें सबसे पहले तो ये हेलिक्स जो स्पाइरली कॉइल्ड हैं, इसका स्पाइरल खोलने का इंतजाम होता है। तो कुछ डी स्पाइरल एंजाइम्स होते हैं जो कि इसकी ऐंठन को पहले तो ऐसे खोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसकी ऐंठन थोड़ी सी खुली, और जब ऐंठन खुलेगी उसके बाद क्या होता है कि ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे से दूर हटने लगेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जब दूर हटने लगते हैं तो इधर वाला किनारा भी और इधर वाला किनारा भी इसके खुलने को में रुकावट पैदा करता है। तो बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि इस स्थिति में आने पर क्या होता है कि इस धागे में एक कट लगता है और ये वाला जैसे थोड़ा सा फैला, थोड़ा ये अलग हुआ। अब देख रहे हैं कि आप इस ऐंठन के कारण और ज़्यादा नहीं खुल पा रहा है, तो यहाँ पर एक कट लग जाता है। इसके लिए एक एंजाइम होता है और ये कट लगने के बाद क्या होता है कि ये अब ऐंठन खुल गया, ये थोड़ा सा इस तरीके से घूम गया और इस तरीके से घूम करके फिर इसी में अटैच हो गया। टोपो आइसोमेरेज तो ब्रेक करते थे और फिर जोड़ने का काम लाइगेज एंजाइम करते हैं। तो ये कुछ बातें इंटरफेज स्टेज के बारे में नई जानकारियां पता चलें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जैसे डीएनए के दोनों हेलिक्स स्पाइरली कॉइल्ड हैं, ये एक दूसरे से अलग हुए और दोनों पर जो है अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स बचे जो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब यहाँ पर पुनः इसके बगल में भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे आप जानते ही हैं कि एडेनिन के बगल में हमेशा थाइमिन जुड़ता है, गुआनिन के बगल में साइटोसिन जुड़ता है। तो ये दोनों अनपेयर्ड बचे और दोनों ही अपने तौर पे सांचे का काम करते हैं। इनके बगल में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ दिए जाते हैं। ए के बगल में टी जोड़ दिया गया, टी के बगल में ए, सी के बगल में जी, जी के बगल में सी और उसके बगल में शुगर और फॉस्फेट। तो इस तरीके से ये चेन बनती चली गई। इसी तरीके से इसके बगल में भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए जाएंगे और धीरे धीरे दोनों हेलिक्स अलग हुए और उसके साथ दो नए धागे जुड़ गए। इसमें आप देख रहे हैं कि एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं और एक डीएनए से दो डीएनए बनने में एक तो पहले वाला रहता है हिस्सा और दूसरा नया। इसमें भी एक ये पहले वाला हिस्सा है, एक नया बन गया। तो इस तरीके से जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, इसको इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव मेथड कहते हैं, जो कि रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन 15 आइसोटोप इस्तेमाल करके मिसेल्सन और स्टार नाम के वैज्ञानिक ने पता लगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे डीएनए के दोनों हेलिक्स अलग हो गए। ये एक हेलिक्स जो है सांचे की तरह से काम कर रहा है, दूसरा हेलिक्स भी सांचे की तरह से काम कर रहा है। इसके बगल में फिर कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स लाए गए, जोड़ दिए गए और फिर जो दूसरा वाला है इसके बगल में भी कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स जोड़ दिए गए। तो इस तरीके से बिल्कुल एक ही तरीके का दो डीएनए धागा बन गया। तो इस प्रकार से ये इंटरफेज की प्रक्रिया पूरी हुई।
जिसे कि पहले रेस्टिंग स्टेज समझते थे, आप देख लीजिए कि रेस्टिंग स्टेज नहीं है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अब इसके बाद हम अगले टर्न पे, इसके बाद वाला जो स्टेप है माइटोसिस फेज जो है, जिसमें कि किस तरीके के क्रोमोसोम्स का विभाजन होता है, इसके बारे में बात करेंगे।